हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो और आपकी दीपावली काफ़ी अच्छे तरीके से बीती होगी। तो चलिए अब पढ़ाई पर फिर से वापस आते हैं और नए जोश और नए ऊर्जा के साथ हम एक अपनी बेहतर प्रिपरेशन करते हैं। ये दिवाली तो बीत गई बिना नौकरी के, लेकिन अब कोशिश करिएगा कि अगली दिवाली जो हो वो सरकारी पैसे से आप सेलिब्रेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केबीएस की वैकेंसीज जरूर आनी है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ। अभी से जो प्रिपरेशन कर रहा है कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल आएगी वैकेंसी। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैंने 2022-23 का जो भी पूरा पेपर्स था उसका सीडीपी या आप पेडागोजी कह लीजिए और ईवीएस सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिए। इसको जाके प्रैक्टिस करिए आप। अब कुछ लोगों के डिमांड पे ये भी आ रहा है कि आप जो हिंदी के पेपर हो गए, मतलब हिंदी वाले क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हो गए और जीएस के क्वेश्चंस हैं वो भी करा दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कमेंट में मेंशन करोगे कि हाँ आपको चाहिए तो मैं जरूर कराऊंगा, नहीं करेंगे तो बाकी मेरा स्पेशलाइजेशन ईवीएस और पेडागोजी है तो मैं उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 28 तारीख का है, जो 28 तारीख को पेपर हुआ था आपका एग्जाम शिफ्ट सेकंड। ठीक है, मतलब इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है, उस यही बचा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी के जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पूरा प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको पूरा पेपर मिलेगा उसमें। ठीक है, केवीएस पीआरटी 2024 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से पूछ रहा है कि भैया इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। At the time of birth, an infant's head happens to be of his her total length। देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जब बच्चा जन्म लेता है शिशु, तो उसके सिर, उसका जो हेड है उसकी कुल लंबाई का कितना होता है। मतलब उसकी कुल लंबाई का जो उसका सर है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/6 होता है या 1/8 होता है, आपको ये बताना है। बताओ मेरे भैया कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म के समय जो उसके सिर है, उसका हेड है, उसकी कुल लंबाई का कितना होता है। ठीक, उसकी जो लंबाई है उसका कितना सिर उसका होता है, बताओ बताओ जल्दी से। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। टोटल वन, पूरा सिर का 1/4 होता है। ठीक है, शिशु का सर की लंबाई जब इन्फेंट्स पैदा होता है या जन्म लेता है उसके समय उसका जो सर की जो सिर होता है वो उसकी लंबाई का कितना होता है, 1/4 का। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रीड द फॉलोइंग। आपको पढ़ना है, पहले पढ़ते हैं अच्छे से। चाइल्ड इज एक्वायरिंग सिंपल बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, सिंपल बेसिक जो लैंग्वेज है स्किल्स सीख रहा है। चाइल्ड इज लर्निंग टू गिव अप आई फीलिंग एंड डेवलप द वी फीलिंग। मतलब बच्चा सीख रहा है टू गिव अप आई फीलिंग। आई फीलिंग क्या कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन और डेवलप क्या कर रहा है, वी फीलिंग, वी वाली फीलिंग की। ठीक है, सी कह रहा है चाइल्ड कैन कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। एक बच्चा है जो अपना इमोशंस है वो जो एक्सप्रेशन है उसका इमोशंस के उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज। अब कह रहा है कि ये जो तीनों हैं, तीनों बच्चा का जो ये प्रेजेंटेशन है उसके जो लक्षण है, क्वालिटीज हैं, ये किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में आती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में, बताओ मेरे भैया। कह रहा है कि बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अहम का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। ठीक, अहम का जो भाव है उसको त्याग कर किसकी भावना, हम का भावना विकसित कर रहा है। सी कह रहा है बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। बताओ कौन सी अवस्था में है, शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यकाल, परवर्ती बाल्यकाल या किशोरावस्था में, बताओ। 42 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चाइल्ड इज लर्निंग टू गिव अप द आई। मतलब गिव अप द आई को खत्म करके बच्चा अब हम वाली फीलिंग को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो इसका सेकंड राइट आंसर क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड में ये बच्चे के सारे जो लक्षण हैं ये आते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, किसमें, आरंभिक बाल्यकाल में ये सारे लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। चलो 44 को चेक करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब एडोलेसेंस के बारे में दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है नहीं सही है। डिजायर एंड अचीव सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सामाजिक रूप से जो उत्तरदायी, जो लाइबिलिटी है हमारी, व्यवहार की इच्छा रखते हैं और इसे हम प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है लुक फॉरवर्ड टू मैरिज एंड फैमिली लाइफ, क्या हम एडोलेसेंस की अवस्था में हम अपनी शादी के बारे में, विवाह या पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं या इसका वेट करते हैं। तीसरा कह रहा है सीक द न्यू रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स ओनली, मतलब इसमें केवल विपरीत जो लिंग वाले होते हैं, समलिंगी होते हैं, उनके साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। फोर्थ कह रहा है ट्राई टू अचीव एश्योरेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हम चाहते हैं एडोलेसेंस में कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस रहें। ये क्वेश्चन कह रहा है, बताओ ये कौन सा सही है, इसमें कौन सा नहीं सही है ये बताना है, बताओ 44 का कौन सा नहीं सही है। बिल्कुल बिल्कुल बताओ मेरे भैया। तो इसका राइट आंसर आपका 44 का जो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सीक न्यू रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स ओनली। ठीक है, मतलब क्या केवल जो विपरीत लिंग वाले होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है, ठीक है, उनकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है और उनसे नए संबंध बनाना चाहता है। चलो आगे चलते हैं 45 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो जीन पियाजे के जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है भैया, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से बिलोंग नहीं करती। इंडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, इंटर प्रोपोजिशनल लॉजिक या इंटरैक्टिव थिंकिंग, मतलब आगमनात्मक चिंतन या परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक चिंतन, अंतर तर्क वाक्यात्मक तर्क, या चौथा है अंतः क्रियात्मक चिंतन। बताओ 45 का राइट आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। तो भैया जो पियाजे का जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें इंटरैक्टिव थिंकिंग नहीं है, ठीक है, अंतः क्रियात्मक चिंतन इसमें नहीं आती है। ठीक, आगे चलते हैं 46। एट विच एज ग्रुप चिल्ड्रेन डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ अदर चिल्ड्रेन, मतलब किस वर्ग में, किस एज में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं को पहचान का भाव विकसित होता है। मतलब हम अपने जो अपने ग्रुप चिल्ड्रेन, जो हम हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या डिजायर्स हैं, उसको हम किस एज में पहचान सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। 5 से 8 साल में, 9 से 11 साल में, 12 से 14 साल में या 14 साल में, बताओ जल्दी से। 46 का राइट आंसर बताओ मेरे भैया, बताओ कौन सी एज में हम जो हमारे हमारे ग्रुप के फ्रेंड्स होते हैं, हम उनकी भावनाएं, उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को पहचानने लगते हैं, या पहचानने का जो स्किल है वो डेवलप होता है हमारे अंदर, बताओ बताओ जल्दी से। 46 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 5 से 8 साल। ठीक है, कितना, 5 से 8 साल में। चलो आगे चलते हैं 47 पे चलते हैं। एट विच स्टेज ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म ओकर्स, ये कह रहा है कि चारित्रिक विकास के किस चरण में, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट के किस एज में या किस चरण में जो हमारा इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म है, मतलब आभ्यंतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है कि हाँ ये गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं, ये सोसाइटी में नहीं सही है, कब हमें फील होता है ऐसा, बताओ। अमोरल स्टेज, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, कंफर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज या इरेशनल कॉन्शियसनेस स्टेज, बताओ। अनैतिक चरण, आत्मकेंद्रित अवस्था, अनुकूल परंपरागत अवस्था में या अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में, बताओ मेरे भैया, बताओ कौन सी अवस्था में, बताओ जल्दी से। 47 का राइट आंसर बताओ। तो 47 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, इरेशनल कॉन्शियसनेस स्टेज में, मतलब अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में क्या आता है, हमारे अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसमें हम खुद की आलोचना करते हैं, या खुद की जो भाव होती है आत्म आलोचना की, क्या सही है क्या गलत है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 48। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमें। इमोशंस आर कॉट एंड नॉट टॉट, देयरफॉर टीचर शुड, भैया जो इमोशंस होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसको हम पढ़ नहीं सकते, उसको हमें पहचानना होता है। जैसे मैं रो रहा हूँ या दुखी हूँ तो आप मेरे एक्सप्रेशन से पहचान लेते हो। ठीक, तो ये बताया नहीं जाता, इसलिए पकड़ा जाता है। ठीक है, बताओ कैसे। देयरफॉर टीचर को क्या करना चाहिए, बताओ। रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस इन द मैटर, मतलब इस मामले में अगर बच्चे को, मतलब कोई भी मार्गदर्शन न करे, उसको कुछ बताएं भी ना। दूसरा कह रहा है पुट देयर ऑन एग्जाम्पल बिफोर द चिल्ड्रन फॉर द रिफाइंड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, मतलब सीधा ये कह रहा है कि उनके जो बच्चों के सामने अपने खुद के एग्जाम्पल दो, ठीक है, और बिहेवियर और एक्सप्रेशन के, ठीक, उनके सामने कुछ एग्जाम्पल रखो
अपने बच्चों के सामने खुद का एग्जाम्पल रखो। थर्ड कह रहा है सीक पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग चिल्ड्रन फॉर राइट काइंड ऑफ इमोशनल बिहेवियर। मतलब कह रहा है बालकों में सम्यक संवेगात्मक व्यवहार प्रोद्भूत करने के लिए बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करें। मतलब सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करें उसमें, बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उनके जो इमोशनल बिहेवियर हैं, ठीक है, जो भी आते हैं। चौथा कह रहा है इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मतलब चौथा ये कह रहा है कि भैया बहुत कठोर अनुशासन लागू कर दो। क्या क्या होगा बताओ कि भैया बच्चों का जो इमोशंस है वो पकड़ा जाता है, ठीक है, ना कि उसको बताया जाता है कैसे। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए बताओ, बताओ जल्दी से। 48 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 48 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। पुट देयर ऑन एग्जांपल बिफोर द चिल्ड्रन फॉर द रिफाइंड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर। मतलब बच्चों के सामने अपने खुद के उनके बालकों के समझ अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करो, ठीक है, बिहेवियर और इमोशंस को लेके। चलो आगे चलते हैं। 49 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। देखिए प्राइमरी एजेंसी दो, प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, ठीक है। प्राइमरी में क्या आ जाता है, हमारा परिवार वगैरह आ जाता है, और जो परिवार के बाहर की चीजें होती है वो सेकेंडरी में आ जाती हैं। तो बताओ कौन सी प्राइमरी एजेंसी है, बताओ। पीयर्स है, सिबलिंग्स है, फैमिली है, प्री स्कूलिंग है। बताओ समकक्षी समूह है, हमारे भाई बहन है, या हमारा फैमिली है, या स्कूल में जो प्री स्कूलिंग होती है। बताओ 49 का राइट आंसर बताओ। 49 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। मैंने कहा कि परिवार है जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जल्दी क्लासेस इसकी स्टार्ट करूंगा पेडागोजी की। 50 पे चलते हैं। ऑर्डरली चेंजेस अनफोल्ड फ्रॉम विथ इन डैश। मतलब व्यवस्थित परिवर्तन निम्नांकित में से किसके भीतर उद्भूत या आते हैं। मतलब जो हमारे चेंजेस होते हैं ऑर्डरली, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, ये कब आते हैं बताओ। मैच्योरिटी के साथ आते हैं, या ग्रोथ के साथ आते हैं, डेवलपमेंट विकास के साथ आते हैं, या इवैल्यूएशन के साथ आते हैं। बताओ जो हमारे व्यवस्थित परिवर्तन होते हैं या ऑर्डरली चेंजेस होते हैं किसके भीतर, किसके अंदर आते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। मैच्योरिटी के अंदर, ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर। बताओ तो 50 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। विकास के अंदर भाई हमारे जो ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, इस अवस्था में हम ऐसे व्यवहार करेंगे, इस अवस्था में हमारे अंदर ये डेवलप होना चाहिए, इस अवस्था में हमारे अंदर ये आनी चाहिए। ये कब कब होता है, जब हमारा विकास होता है, ठीक है। सारी चीजें उसी में निहित होती हैं। 50, 50, 51। चलो 51 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्रिएटिविटी टेस्ट गिव्स मोर वेटेज टू नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी। जो हमारी सृजनात्मक परीक्षण कहते हैं, इसको हम क्रिएटिविटी टेस्ट कहते हैं। ये हमारे अंदर जो क्या है क्रिएटिविटी परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व देता है, ठीक है। जो क्रिएटिविटी टेस्ट है हमारे अंदर ये बताता है कि हमारे अंदर किस चीज की ज्यादा, कौन सी क्वालिटीज ज्यादा अच्छी हैं, और हमारी रियल चीजों को बताता है। इंटेलिजेंस टेस्ट एम्फसाइज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है ये बताता है कि भैया क्या हमारा जो हमारी फ्लुएंसी है और हमारे अंदर जो लचीलापन है उसको बताता है। थर्ड क्रिएटिविटी टेस्ट आर मेजर्स फॉर एक्यूरेसी। जो क्रिएटिविटी टेस्ट होता है ये हमारी एक्यूरेसी को मेजर करता है कि हम कितना सही हैं कितना गलत है। फोर्थ इंटेलिजेंट टेस्ट ऑल्सो टेस्ट क्रिएटिव एबिलिटी। जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है ये हमारी क्रिएटिव एबिलिटी को भी टेस्ट कर लेता है या परीक्षण हो जाता है इसमें। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन भी समझा दिया मैंने, बताओ जल्दी से मेरे लाल। 51 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका पहला ही हो जाएगा। क्रिएटिविटी टेस्ट जो होती है ये गिव मोर वेटेज टू नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी। जो हमारी क्रिएटिविटी, हमारे जो अंदर जो सृजनात्मक बिहेवियर होता है, हम क्रिएटिव चीजें करते हैं, वो हमारी चीजों को बताता है कि ये कितना रियल है, ठीक है, और इसमें कितनी मौलिकता है, कितना इसमें नवीन चीजें आप खोज पा रहे हैं या नवीन चीजों को आप दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक। ये सारी चीजें सही है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 52 पे। 52 पे चलते हैं। चलो 52 पे चलते हैं भैया। इंडिविजुअल बिहेवियर हैपेंस टू बी एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। बताना है इंडिविजुअल बिहेवियर हैपेंस टू बी एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जो व्यक्तिपरक व्यवहार व्यक्ति में किस चीज का परिणाम होता है। भाई इंडिविजुअल बिहेवियर, जो हमारा इंडिविजुअली बिहेवियर है ये किसका आउटकम है, ठीक है, बताना है आपको। एक्वायर्ड ट्रेट्स है, या बायोलॉजिकल एंडोवमेंट है, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है, या एफर्ट फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। जो हमारे अर्जित लक्षण हैं, या जीव वैज्ञानिक अभिदाय हैं, सामाजिक और भौतिक वातावरण है, या संकट प्रबंधन का प्रयास है। बताओ बताओ मेरे भैया जल्दी जल्दी बताओ।
52 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या सामाजिक और भौतिक वातावरण से मतलब जो सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर है, उसका आउटकम है। ठीक है, हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक और भौतिक वातावरण से इफेक्ट होता है या उससे पता चलता है हम कैसा बिहेव करेंगे। 53 पे चलते हैं। इट विल बी मोस्ट डिजायरेबल इफ स्कूल कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये ज्यादा अच्छा होगा यदि विद्यालय किस पर ध्यान करेंगे, बताओ। प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, मतलब भाई जो एकेडमिक एक्सीलेंस की तैयारी करें वो। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, बच्चों के अंदर ये लक्षण अंदर डेवलप करिए कि जो गुड सिटीजनशिप को लेके। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स टू फेस द हर्डल्स ऑफ डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सामना कैसे करना है उसके बारे में बताएं। चौथा ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैनर्स, मतलब जो आधुनिक रीति हैं, जो मॉडर्न मैनर्स हैं, उसको आप विकास करें बच्चों के अंदर। बताओ कौन सा स्कूल को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बताओ 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 जल्दी से। 53 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मतलब एक अच्छा बच्चे को नागरिक बनने के गुणों का विकास करना चाहिए हमें। ठीक है, इस पे फोकस करिए, बच्चा बहुत डेवलप या विकासशील होगा। चलिए 54 पे चलते हैं। स्कूल कैन बी कॉल्ड सोशल एजेंट्स इफ दे, जो स्कूल है हमारा, ये हमारा सामाजिक सोशल एजेंट कब कहा जाएगा, बताओ। ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करे। ट्रांसमिट नॉलेज, ज्ञान दे, बच्चों को पढ़ाए स्कूल के नॉलेज। एजुकेट एडुकेट अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करे। इम्पैक्ट इम्पार्ट नॉलेज अबाउट ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज, मतलब जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो नैतिकता है, हमारी पुरानी कल्चरल चीजें हैं, उनके मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान। बताओ 54 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, हम स्कूल को हम सोशल एजेंट तभी कहेंगे जब वो क्या करेगा, जब वो करेगा क्या, एजुकेट अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या है। ठीक है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे क्या क्या है, हमारे अधिकार क्या क्या है। ठीक, हमको जब ये पता होगा तो हमें ये सोशल एजेंट्स कहेंगे हम स्कूल को। ठीक है, चलिए 55 पे चलते हैं। Meena is a student who can think hypothetically and deductively and can solve abstract problem and is concerned about personal identity. She is at which stage according to Piaget's stage of cognitive development. मतलब मीना एक भाई विद्यार्थी है जो सूझ भी सकती है, चिंतन भी कर सकती है, निगनात्मक चिंतन भी कर सकती है, और जो अमूर्त समस्याएं हैं ठीक उसको भी हल कर लेती है। तो और तो ये पियाजे के अनुसार किस अवस्था में है, किस चरण में है, बताओ। सेंसरी मोटर में है, प्री ऑपरेशनल में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है, या फॉर्मल ऑपरेशनल में है, बताओ मेरे भैया, बताइए किस अवस्था में है। देखिए, हाइपोथेटिकली और डिडक्टिवली अगर कोई चीज अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहा है तो आप लिख के ले लीजिए, एक चीज हमेशा लिख के ले लीजिए, ये वर्ड जहां भी आपको दिखे, ठीक, आपको किस पे जाना है, तुरंत टिक कर देना है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, वो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। जहां भी आपको क्या दिखे, निगनात्मक चिंतन कर रही है, परिकल्पनात्मक चिंतन दिखे, या अमूर्त समस्याओं को हल कर ले रहा है कोई बच्चा, तो ये किस अवस्था में रहेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वहीं पे टिक मार दीजिएगा। कुछ चीजें होती हैं ट्रिक करना है, ठीक है, हर चीजें हमें मास्टर नहीं बनना है भाई, मतलब मास्टर तो बनना है लेकिन हमें ऐसा पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक, हम कट ऑफ पार कर जाए। Which one of the following is not a key point of for curriculum development in child central approach, मतलब बाल केंद्रित उपागम जिसको हम चाइल्ड सेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, उसमें जो हमारा पाठ्यचर्चा है, करिकुलम है, उसके निर्माण के लिए इसमें से कौन सी एक बात जो है जो वो मुख्य नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बताओ। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सेटिंग प्रायोरिटीज, विषय वस्तु का चयन कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर क्या करिए, उसमें प्रायोरिटीज कर दीजिए, पहले ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे। सेकंड, स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड, बच्चों की एबिलिटीज और बैकग्राउंड के बारे में पढ़िए या जानिए, जानकारी लीजिए। थर्ड कह रहा है डिटरमाइनिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग द कंटेंट, मतलब विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्यनीतियों का निर्धारण करिए। चौथा, डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर्स ऑफ मॉनिटरिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, बताओ, निगरानी, आकलन और मूल्यांकन कार्यविधियों का निर्धारण करिए। ठीक, मतलब बच्चों को मॉनिटर करिए, उसका असेसमेंट करिए, उसका इवैल्यूएशन करिए। बताइए, बताओ मेरे भैया 56 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा की पॉइंट नहीं है जो हमारे स्कूल का जो पाठ्यचर्चा है उसके विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बताओ।
बिल्कुल बिल्कुल, बताओ मेरे भैया। 56 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड बैकग्राउंड, विद्यार्थियों की योग्यताओं और पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, ये सही बात नहीं है भाई, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत गंदी बात है ये। आगे चलते हैं 57 पे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ, देखिए नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? बताओ मेरे भैया। अभी ना आपको एक टॉपिक बताऊंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन केवीएस खूब पूछा है, उसी पे फोकस करना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं दो पेडागोजी 60 और ईवीएस के 80 नंबर की तैयारी आपको ऐसे करा दूंगा कि आप 70 प्लस ही रहेंगे अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ा मेरे साथ। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब जो नैदानिक आकलन है, देखिए रेमेडियल होता है, रेमेडियल वैल्यू असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। बताओ नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, योगात्मक आकलन। बताओ 57 का राइट आंसर बताओ। 57 का राइट आंसर पहला असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। चलो 58 पे चलते हैं। फॉर फॉलोइंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच वन वुड नॉट एक्वायर, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? बताओ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अचीव करनी है। अरेंजिंग कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, मतलब जो कॉम्पिटेंसीज है हमारे उसको अरेंज करना, ठीक है, कि कौन सा कठिन है, इसके बाद कौन सा कठिन है, इसके बाद कौन सा कठिन है। थर्ड कह रहा है आइडेंटिफाइंग प्री रिक्विसाइट्स ऑफ लर्निंग एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक, मतलब अधिगम की जो पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बना देना, ठीक। फोर्थ कह रहा है इंश्योरिंग कोर्स कवरेज ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, मतलब अपना कोर्स कवर कर लो भैया एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक फिक्स टाइम में, ठीक है। बताओ बताओ इसमें से कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का के लिए कौन सी चीजें नहीं रिक्वायर करती हैं, किसकी आवश्यकता नहीं होगी? 58 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इंश्योरिंग कोर्स कवरेज ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, ठीक है, निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं, ये आवश्यक नहीं था, ठीक। 59 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब इनमें से कौन सा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम अनुभवात्मक अधिगम कहते हैं, कि इसमें से उसकी स्ट्रेंथ क्या नहीं है, ठीक, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है अनुभवात्मक अधिगम मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। इट लेस एम्फेसिस ऑन रियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यह वास्तविक अधिगम जो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर बल देता है। इट वर्क्स वेल विथ एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड टॉपिक्स ओनली, मतलब ये उसी के साथ कार्य करता है, मतलब जैसे प्रयोग आधारित, जो जो हमारे प्रयोग आधारित होते हैं विषयों पर अच्छी तरह से काम करता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप में परिष्कृत विधि है, मतलब इट इज अ स्टूडेंट लेड एंड इंडिविजुअली रिफाइंड मेथड। फोर्थ कह रहा है इट प्रोवाइड्स फॉर चूजिंग लर्निंग रिलेटेड वर्क एज अ फ्यूचर कैरियर। बताओ 59 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 59 का क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इट वर्क्स वेल विथ एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड टॉपिक्स ओनली, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। चलिए 60 चलते हैं। अ टीचर कैन एस्टैब्लिश सपोर्ट विथ स्टूडेंट्स बाई, एक अध्यापक जो है वह छात्रों के साथ क्या क्या करेगा? एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए कैसे कर सकते हैं? बताओ। बिकमिंग एन अथॉरिटी फिगर, मतलब एक अथॉरिटी फिगर डेवलप करके, ठीक है, व्यक्ति बनकर कि हमारी अथॉरिटी है, हम टीचर हैं तो तुम्हें घनिष्ठ संबंध बनाना पड़ेगा। प्लेइंग रोल ऑफ अ गाइड, मतलब गाइड देना उनको बच्चों को। इम्प्लीमेंटिंग रूल्स स्ट्रिक्टली, नियमों को कड़ाई से लागू करके। फोर्थ है इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विथ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये कह रहा है विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। बताओ 60 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विथ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विद्यार्थियों को विषय ज्ञान से प्रभावित करके आप बच्चों को क्या कर सकते हैं? घनिष्ठ संबंध बच्चों के साथ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 61 में आ गए हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविटिस्ट अप्रोच, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? बताओ कंस्ट्रक्टिविटिस्ट अप्रोच का क्या लिमिटेशन है? इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एम्फेसिस ऑन सेंसरी इनपुट,
संवेदी आउटपुट पर बल देना। सेकंड कह रहा मानकीकृत परीक्षण की अपेक्षा करना, मतलब इग्नोरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है उसको इग्नोर कर देना। थर्ड कह रहा है एक्वायरिंग नॉलेज बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज, मतलब हमें नॉलेज जो हमारी चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण, मतलब डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट हो। बताओ इसका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का लिमिटेशन क्या है, बताओ। 61 का राइट आंसर बताओ मेरे भैया। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, इग्नोरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, इसको इग्नोर करना, इसकी एक लिमिटेशन है। 62 पे आ गए मेरे भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग सम एट्रीब्यूट्स, मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा, मतलब बस क्वालिटेटिव डाटा को व्यवस्थित करना एक इसका जो मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम नोन ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें जो चीजें जानना है, जो ज्ञात करना है, उसके प्रति एक जानकारी लेना। चौथा, मेजरमेंट रेफर्स टू वैल्यू जजमेंट ऑन अ फेनोमेना बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जजमेंट हमें मिल जाते हैं किससे, मेजरमेंट से। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ मेरे भैया। 62 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। मेजरमेंट क्या है कि प्रोसेस है भाई, क्वांटिफाइंग सम एट्रीब्यूट्स, हमें कुछ चीजें पता करने के लिए मापन गुण, कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है क्या, मेजरमेंट। ठीक है, हम मापन करते हैं इसीलिए। चलो आगे चलते हैं 63 पे। टीचर मेड टेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब जो टीचर के द्वारा, अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है, बताओ। देयर स्कोप फॉर अनलिमिटेड कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशंस, असीमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र। देयर स्कोप फॉर कवरिंग एज मेनी कॉम्पिटेंसीज एज पॉसिबल, यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र। तीसरा कह रहा है देयर मेरिट एज लर्निंग एक्सरसाइज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप गुड हैबिट, मतलब विद्यार्थियों को अच्छी आदतें विकसित करो, उनको मोटिवेट करो कि वो क्या करें, गुड हैबिट्स के लिए। यूनिफॉर्म डायरेक्शंस, बच्चों को एक समान निर्देशन देना। बताओ ये कह रहा है जो टीचर के जो द्वारा बनाए गए टेस्ट हैं वो क्या, उसकी विशेषता कैसे पता चलेगी, बताओ। बच्चे को कि असीमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए दे दें, उनके क्षेत्र डिसाइड कर दें कि ये भैया ये इसमें इस फील्ड में ये स्कोप है, इस फील्ड में ये स्कोप है, उसका एक्सप्लेनेशन देके उसको इंटरप्रेट करके। सेकंड कह रहा है देयर स्कोप फॉर कवरिंग एज मेनी कॉम्पिटेंसीज एज पॉसिबल, मतलब जितनी भी कॉम्पिटेंसीज है उसको क्या कर दिए, कवर करिए। बताइए जल्दी से। 63 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा, देयर मेरिट एज लर्निंग एक्सरसाइज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप गुड हैबिट्स, बच्चों में एक अच्छी आदतें विकसित करनी है तो उनको मोटिवेट करिए कि भैया गुड हैबिट्स सीखो तुम। ठीक, चलो 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है, बताओ। ग्रुप लर्निंग की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं, बताओ। मोर एंड वैरायटी ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग से होते हैं। एरर्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड इजीली, बच्चों की गलतियों को पहचान की जा रही है और उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ठीक, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज इजियर, ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना आसान है इसमें, किसमें, ग्रुप लर्निंग में। स्टूडेंट डज असाइनमेंट इन हिज ऑन पेस, बच्चा जो है अपना असाइनमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। बताओ कौन सी फीचर है इसमें ग्रुप लर्निंग की, बताओ। बिल्कुल 64 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या, स्टूडेंट डज असाइनमेंट इन हर हिज हन ऑन पेसेस, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ग्रुप लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 65 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान, मतलब एक यूनिट प्लान बनाते समय इसमें से कौन सा एक प्रोसीजर है जो स्टेप है जो नहीं है, बताओ। मतलब इकाई योजना, लेसन प्लान बना, यूनिट प्लान बनाने के लिए इनमें से कौन सा कदम शामिल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर यूनिट्स एंड सच यूनिट्स फॉर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, मतलब क्या इसमें यह कह रहा है कि एक प्रॉपर यूनिट्स के लिए उसको जो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना।
फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्टेनिंग टू बी द यूनिट्स, इकाइयों से संबंधित उद्देश्य, मतलब जो भी हमारे यूनिट है, जो भी हमारा चैप्टर है, उससे उसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसका उसका क्या करना, उसको उसको फॉर्मुलेट करना। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ टीएलएम्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीचर, मतलब एक लिस्ट बनाना, जो भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो टीचर के लिए क्या होने चाहिए, ठीक, उसकी सूची तैयार करिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ असेसमेंट, आकलन की विधियों का निर्धारण करिए। बताइए बताइए मेरे भैया, 65 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 65 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा? प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ टीएलएम्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीचर, अध्यापन के लिए निर्धारित टीएलएम की सूची तैयार करना। ठीक है, चलिए 66 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है लर्निंग प्रोसेस की। बताओ। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस क्वेश्चन आसान है। लर्निंग इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ इंडिविजुअल, मतलब हमारा वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने का परिणाम है लर्निंग। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक एक्टिव प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज एसेंशियली अ फॉर्मल प्रोसेस, अधिगम एक मतलब फॉर्मल प्रोसेस से ही सीखा जाता है, इनफॉर्मल प्रोसेस से लर्निंग नहीं सीखी जाती। गलत है। बताओ क्वेश्चन 66 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 64 का राइट आंसर आपका क्या है? ये क्या है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल भाई, ये हम फॉर्मली तरीके से भी सीख सकते हैं लर्निंग, और इनफॉर्मल तरीके से भी लर्निंग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 67 पे। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? बताओ। अचीवमेंट टेस्ट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? बताओ। नोइंग टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ टॉपिक, मतलब एक किसी भी टॉपिक में बच्चे कहाँ तक उस नॉलेज को या उस ज्ञान को प्राप्ति कर किसी विषय का ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। कंपेयरिंग अचीवमेंट एमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफिकल्टीज, जहाँ जहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टीज हो रही हैं उसको डायग्नोज करना, उसका निदान करना। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस लेवल्स, मतलब भावी सफलता स्तरों का भविष्यवाणी करना। बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है अचीवमेंट टेस्ट का? बताओ मेरे भैया। 67 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 67 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस लेवल्स, भावी सफलताओं के स्तरों का भविष्यवाणी करना। आगे चलते हैं 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन, बहुकक्षी शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। मोस्टली द सिचुएशन इज फॉर्मल, अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है। टीचर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी, मतलब वहां पे टीचर्स का होना कंपलसरी होता है। कॉपरेशन एमंग चिल्ड्रन इज लेस, बच्चों के बीच में कॉपरेशन जो है वो कम होता है, सहयोग कम होता है। कॉपरेशन एमंग चिल्ड्रन इज लेस। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर अनलिमिटेड, मतलब जो अनुभवों की विविधता है वो असीमित है। बताओ बताओ जल्दी से, बताओ भैया जल्दी से कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, किसके? मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन के बीच में, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुकक्षी शिक्षण स्थिति। 68 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर लिमिटेड, मतलब एक जो मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन होता है, ठीक है, उसमें बहुपक्षी होता है, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, बच्चे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस को सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। 69 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताओ इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? बताओ। पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग, भाई पीयर ग्रुप का जो असेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब जो सहपाठी आकलन होता है, उस उनके अपने अधिगम को मजबूत करने में सहायता करता है। पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल इन मेटाकॉग्निशन, सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान मेटाकॉग्निशन में कौशल विकसित करने में मदद करता है। थ्रू पीयर असेसमेंट स्टूडेंट्स लर्न टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव
फीडबैक, मतलब सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। पीयर ग्रुप मतलब समझ रहे हैं ना, अपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ना। ठीक, सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों की स्पष्टता अभ्यास करते हैं। बताओ बताओ इसमें से कौन सा नहीं सही है? 69 का राइट आंसर बताओ कौन सा नहीं सही है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 69 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल इन मेटा कॉग्निशन। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, उनको जो सेल्फ लर्निंग स्किल्स होती हैं जो उसके अंदर डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर। चलो 70 पे चलते हैं। While asking a problem question in a class, which of the following can affect the response adversely? मतलब कक्षा में कोई क्वेश्चन पूछना, प्रॉब्लम पूछना उसे समय को क्या उत्तर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? मतलब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, समस्या पूछी, आपने कुछ उत्तर दिया, ठीक, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या डालेगा बताओ? क्लियर इंटेंट मतलब स्पष्ट उद्देश्य हो उसका। यूज ऑफ डाउटेबल डबल नेगेटिव्स मतलब दोहरी नकारात्मक का प्रयोग करना। क्वेश्चन विथ करेक्ट आंसर या सही आंसर बता देना। संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना, मतलब हैविंग नो प्रीवियस मटेरियल टू रेफर टू। बताओ बताओ 70 का राइट आंसर। बिल्कुल 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या सेकंड? यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स दोहरी नकारात्मक का प्रयोग। आगे चलते हैं 71 पे। नॉर्मली इंक्लूसिव एजुकेशन इज रेफर टू। समावेशी शिक्षा भाई जिसमें सबको एक समान शिक्षा दी जाए, चाहे दिव्यांगजन हो चाहे कोई भी बच्चा हो। गर्ल एजुकेशन, दिव्यांगजन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बताओ, आसान क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके। 71 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या सेकंड हो जाएगा? दिव्यांगजन एजुकेशन। चलो अब क्वेश्चन पढ़ना है और करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेंटल हेल्थ इन स्कूल एजुकेशन? मतलब मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य सबसे आप क्या समझते हैं? बताओ भैया। आप सामाजिक रूप से सही रहें, शारीरिक रूप से सही रहें, या संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक तीनों रूप से सही रहें, या मेंटल मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का 72 का राइट आंसर बताओ मेरे भैया। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा भैया। तीनों रूप से होना बहुत जरूरी है, सही रहना। ठीक है, 73 का राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलेवेंट टू एड्रेस मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रेन? मतलब विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के समाधान के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त तरीका है या सर्वाधिक होगा, सही होगा? बताओ। पेरेंट्स इंटरवेंशन, भाई माता पिता का हस्तक्षेप करना। मेडिकल हेल्प, नहीं। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ, बिल्कुल मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करना बच्चों को। या विद्यालय में पेशेवर परामर्शकों की नियमित नियुक्ति, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं उनका स्कूल में नियुक्ति करना। बताओ बताओ जल्दी से। 73 का राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, हमारे स्कूल में एक रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर होना चाहिए। ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 74 पे। द कम्युनिटी सेंटर्स इन सोसाइटी वुड इंश्योर। समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? बताओ। समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? कम्युनिटी सेंटर्स क्या? ठीक है। एक्साइटमेंट एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर उत्तेजना बढ़ाते हैं। बालकों में सोशलाइजेशन, समाजीकरण बढ़ता है। बालकों में व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं, या चिंतन क्षमता में वृद्धि होती है, थिंकिंग कैपेसिटी बच्चे का इनहांस होता है। बताओ कम्युनिटी सेंटर से। बताओ 74 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सोशलाइजेशन एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर सामाजिक जो चीजें हैं वो उसका बढ़ोतरी होती है। ठीक है, चलो 75 पे चलते हैं। द कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू लर्न एमंग स्कूल चिल्ड्रन नॉर्मली रेफर्ड एज, मतलब ऐसी कंडीशन जो बच्चों में क्या अधिगम में अयोग्यता की स्थिति सामान्यतः अभिप्राय है। बताओ। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन। बताओ। एक वीडियो डाली है सीटेट में, वो वीडियो देख लो, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 75 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला डिसलेक्सिया। ठीक, 76 मिनिमम। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि भैया जो हमारे डिसेबिलिटी है वो कितना % रहेगा, तभी हमको सरकार के द्वारा मतलब मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए,
तभी हम माने जाएंगे कि डिसेबल हैं हम। बताओ, फिजिकली डिसेबल हैं। 25%, 50%, 40%, 35%, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, 40%। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, मैंने कहा कई बार रिपीट। अगर सर का छोटा छोटा है तो उसको क्या कहते हैं, सर का आकार जो बड़ा है तो मेगासिफेली। ठीक, मेगा मतलब बड़ा, सिर का आकार बड़ा, मेगासिफेली कहते हैं। और स्मॉल साइज हेड को हम क्या कहते हैं, जो आकार सिर का आकार अगर छोटा है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसिफेली कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, 77 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 78 पे चलते हैं। द प्रोग्राम मनोदर्पण, जब कोरोना आया था तो मनोदर्पण का उसमें चला था कि बच्चे जो डिप्रेस्ड हैं, जो बच्चे परेशान हैं, मेंटली हेल्थ इशू आ रही है उनको, तो उसको अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था टीचर्स के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए था, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के लिए था, या फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के लिए, बताओ। 78 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या, थर्ड, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आगे चलते हैं 79 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर्स इन स्कूल। इसमें से जो प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, उनके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। एम्पैथी होना चाहिए, इमोशन, सिंपैथी, अपैथी, बताओ जल्दी से। बिल्कुल उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है, परानुभूति होनी चाहिए। आगे चलते हैं 80 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अकाउंटेबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन। विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक गिना है। तो उनके जो मेंटल इलनेस होती हैं भाई, जो बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको जो कौन सी चीजें हैं जो उनको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती हैं। एक्सीडेंट्स हो गया, फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, या ट्रेडिशंस और कस्टम्स, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये सर। 80 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 80 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, कितना, थर्ड हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। चलो 81 पे चलते हैं। इन व्हाट सेंस अ टीचर इज टर्म एज अ इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब किस अर्थ में जो अध्यापक है इनिशिएटर के रूप में जाना जाता है, बताओ। टीचर इज फर्स्ट टू टीच अल्फाबेट्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि टीचर बच्चों को पहली बार अल्फाबेट पढ़ाता है। स्टूडेंट्स सी टीचर्स एज देयर आइडियल्स, बच्चे जो हैं अपने टीचर्स को आइडियल मानते हैं। टीचर्स वॉलंटरी कम्स अहेड टू ट्रेन स्टूडेंट इनटू लर्निंग स्किल्स, मतलब जो अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। चौथा कह रहा है टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अ गाइड, बताओ। बताओ जल्दी से। 82 का राइट आंसर, 81 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या, थर्ड हो जाएगा। ठीक, अध्यापक हमेशा आगे आता है भैया और उनको शिक्षण अधिगम देता है, ठीक, उनको चीजों को सिखाता है। 82 पे चलते हैं। कौन सा पार्ट नहीं है बिल्डिंग प्रोसेस का, ठीक है, टीम बिल्डिंग प्रोसेस का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है बताना है। एक टीम निर्माण का कौन सा हिस्सा नहीं है। सिलेक्शन एंड इनिशिएशन, चयन या शुरुआत करना, कोऑर्डिनेशन, बिल्डिंग सपोर्ट, या कॉग्निटिव प्रोसेस एनालिसिस, बताओ। 82 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्या, फोर्थ हो जाएगा, कॉग्निटिव प्रोसेस एनालिसिस, ठीक है, ज्ञान प्रक्रिया विश्लेषण। बाकी कोऑर्डिनेशन, बिल्डिंग सपोर्ट, सिलेक्शन एंड इनिशिएशन, ये किसका पार्ट है, ये हमारे टीम बिल्डिंग का पार्ट है। 83 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। निम्न में से कौन एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है, बताओ। लीडर प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है। असाइनमेंट रोल्स टू एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों को भैया तुम ये करो, तुम वो करो। असेसिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना। इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, या बच्चों को मोटिवेट करना, बताओ। बताओ बताओ जल्दी से। 83 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्या, सेकंड हो जाएगा। असेसिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना किसका, लीडर प्रोसेस का भाग नहीं है, ठीक है। 84 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल रोल ऑफ टीचर। इनमें से कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का भाग नहीं है, बताओ। मतलब एक टीचर का इंस्ट्रक्शनल रोल है, वो इसमें से कौन सा नहीं है, बताओ। मोटिवेट करना है भाई, यूजिंग इजी लैंग्वेज, आसान भाषा यूज करना, बिल्कुल है। इन्फॉर्मिंग, बच्चों को इन्फॉर्म सूचना देना, निर्देशों के प्रभाव जांचना, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बताओ। 84 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। ये मोटिवेटिंग क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल रोल ऑफ टीचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी इजी लैंग्वेज, इन्फॉर्मिंग,
बच्चों को क्या उसका प्रभाव पड़ा, जो भी निर्देश दिए गए, इसका ये पार्ट है। 85 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स मैक्सिमम इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सिंपैथी अमंग टीचर्स, मतलब शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में सबसे ज्यादा क्या सहायक है, बताओ। टूरिंग फेयर एंड वाइड, दूर दूर की यात्राएं करना, ठीक है। विजिट्स, हॉस्पिटल विजिट्स करना, एक्सटेंसिव रीडिंग, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, शॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के झटके, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड? विजिट टू हॉस्पिटल, अस्पताल जाना। ये किसमें? सेंस ऑफ सिंपैथी, बच्चों के अंदर टीचर्स के अंदर सहानुभूति डेवलप करेगा। हॉस्पिटल में भाई पेशेंट्स रहते हैं, वहाँ पे कैसे मदद करना है किसकी, ये सारी चीज़ें टीचर को सिखाएगा। फॉर एनहांसिंग वंस हॉरिजोन, विच वन फोरम विल यू रिकमेंड टू अ टीचर, अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? चिल्ड्रन असेंबली के लिए, शिक्षक संघ के लिए, टीचर एसोसिएशन के लिए, पब्लिक असेंबलीज के लिए, या मास मीडिया के लिए, बताओ। बताओ। जैसे आपको कुछ बोलना है, ठीक है, आपको बताना है, तो एक टीचर को आप क्या आप कहेंगे कि कौन सी मंच की सलाह देंगे? बताओ। टीचर को कौन सी कहेंगे कि भैया तुम बच्चों को असेंबली ऑर्गेनाइज कराओ, टीचर्स एसोसिएशन कराओ, पब्लिक असेंबलीज कराओ, मास मीडिया कराओ, बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या फोर्थ हो जाएगा? जन प्रचार प्रसार माध्यम, मास मीडिया। चलो 87 पे चलते हैं। विच स्कूल टाइम टेबल पीरियड विल यू सजेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के लिए कौन सी पीरियड होने चाहिए, बताओ। पहला होना चाहिए, दूसरा पीरियड मतलब रेसेस के बाद वाला, लंच के बाद वाला, पीरियड जस्ट बिफोर रेसेस लंच के पहले वाला, या सेकंड पीरियड, बताओ। बताओ, आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, पीरियड जस्ट बिफोर रेसेस। ठीक है, रेसेस के पहले वाला पीरियड क्या होना चाहिए? गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होना चाहिए। आगे चलते हैं। 88। Who can help स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अली द मोस्ट इन सेटिंग गोल्स फॉर हिज स्कूल, अपना स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय पदाचार जो है भैया श्री अली साहब, कौन सबसे ज्यादा सहायता करेगा, बताओ। सहायता दे सकते हैं, बताओ। बताओ जल्दी से। सीनियर सिटीजन्स ऑफ लोकेलिटी, अ फोरम ऑफ स्कूल प्रिंसिपल्स, अ ग्रुप रिटर्न आफ्टर विजिटिंग फॉरेन स्कूल से विजिट करके आना, एजुकेशन ऑफिसर्स, बताओ। बिल्कुल भाई, कोई विदेशी स्कूल से आया है, ठीक है, भ्रमण कर कर लौटा है एक दल, तो ये क्या होगा? ये सही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 89 पे। हु कैन बेस्ट हेल्प द टीचर मिस्टर शर्मा इन डेवलपिंग हिज क्लास प्लान, अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा कौन सर्वोत्तम सहायक हो सकता है, बताओ। कौन मदद करेगा अपनी शिक्षक योजना बनाने में? जो कक्षा की योजना है वो श्री शर्मा साहब बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा मदद करेगा? बेस्ट एंड बिगेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, उनकी कक्षा का सबसे होशियार और कमजोर विद्यार्थी, हिज कलीज, उनके सहकर्मी, हिज स्कूल एडवाइजर, उनके स्कूली सलाहकार, पेरेंट्स, बताओ। 89 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, बेस्ट, जो बच्चे कमजोर हैं और जो तेज बच्चे हैं कक्षा के, वो सबसे बेस्ट सलाह देंगे आपको, ठीक है, कक्षा की योजना बनाने के लिए। आगे चलते हैं 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग कम्युनिटी, निम्न में से कौन एक अधिगम समुदाय है, बताओ। लर्निंग कम्युनिटी कौन है? स्टाफ एसोसिएशन, स्टाफ समिति, डिस्कशन ग्रुप ऑन टी स्टॉल्स इन द लोकेलिटी, हॉबी क्लब्स, पेरेंट्स एसोसिएशन, अभिभावक संघ, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग कम्युनिटी, बताओ। स्टाफ एसोसिएशन, डिस्कशन ग्रुप्स ऑन टी स्टॉल्स इन द लोकेलिटी, हॉबी क्लब्स, पेरेंट्स एसोसिएशन, कौन एक अधिगम समुदाय है, बताओ। बताओ जल्दी से, 90 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल भाई, लर्निंग कम्युनिटी इसमें से कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर बस्ती की जो चाय की दुकानों पर चर्चा समूह है, तो यही हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं 91 पे। व्हाट इज द मेजर एम ऑफ इम्पार्टिंग स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समाजीकरण, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना, टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश का विकास करना, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ अवर रिच कल्चरल हेरिटेज, बच्चों को हमारे जो सांस्कृतिक कल्चर हैं या धरोहर हैं उससे अवगत कराना, बताओ।
मतलब स्कूल का जो मेजर एम, मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा प्रदान करने का, बताओ बताओ जल्दी से। 91 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड? डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। चलो 92 पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है भाई। अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया? ठीक, कि ये भैया इसेंशियल, ये सब्जेक्ट अनिवार्य होगा, ये स्किल्स अनिवार्य होंगे, ये कैपेसिटीज इन्वॉल्व होंगे, बताइए। एनईपी 2020, एनपी 1986, एनसीएफ 2005, एनसीएफटीई 2009, बताओ। 92 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, क्या पहला ही हो जाएगा एनईपी 2020 में। 93 पे चलते हैं। Who is expected to design a national curriculum and pedagogical frame for early childhood care and education? देखिए ये लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। NCPFECCE, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। को किसने डिजाइन किया? एससीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने, सीएट ने या आरसीआई ने, बताओ। 93 का राइट आंसर बताओ मेरे भैया। बिल्कुल इसको डेवलप किया था किसने? ये एनसीईआरटी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एडवोकेटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन? मतलब जो हमारी दक्षता आधारित अधिगम है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या तर्क है, बताओ। द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, समानता की भावना लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हमारा संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, या सोशल प्रेशर है, या ईच चाइल्ड लर्न एट इट ऑन पेस, बच्चा अपनी गति से सीखता है, बताओ। बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या फोर्थ हो जाएगा? हर बालक अपनी गति से सीखता है। ठीक है, चलिए 95 पे चलते हैं। हाउ अ स्कूल कैन मेक इट्स इन्वायरमेंट सेफ एंड सिक्योर फॉर चिल्ड्रन? मतलब भाई अपना स्कूल जो है वो अपने वातावरण को सेफ और सिक्योर कैसे बच्चों के लिए बना सकता है, बताओ। स्कूल में चौकीदार को होशियार कहिए कि भैया चौकीदार साहब हमेशा होशियार रहा करिए, चालाक रहिया करिए। खेल और भोजन द्वारा बच्चों को खुश रखकर, या छात्रों को स्कूल के बाहर न जाने को कहकर, स्नेहपूर्ण शिक्षण अधिनियम में तकनीक अपनाकर, बताओ बताओ। 95 का राइट आंसर, बिल्कुल भाई बच्चों के साथ एकदम जितना प्यार से पढ़ाएंगे सिखाएंगे, नई चीज़ों को ऊपर, नई टेक्निक्स जो है उसको लाएंगे, ये सारी चीज़ें आसान बना देंगे। ठीक है, अगले चलते हैं, आगे चलते हैं 96 पे। इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सेटअप एट स्कूल लेवल विच राइट ऑफ द चिल्ड्रन इज नॉट प्रॉपरली हैंड बाई आवर टीचर्स? मतलब वर्तमान शैक्षिक परिवेश में हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों में कौन से अधिकार पर भली भांति ध्यान नहीं दिया जाता, बताओ। बच्चों के कौन से अधिकार है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बताओ मेरे भैया। इंडलेस अर्गुइंग नेचर ऑफ सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के अंतहीन तर्क करने के स्वभाव पर, सारे दिन स्कूल में रहना, बालकों को गृह कार्य पर समुचित प्रतिपुष्टि, मतलब जो भी असाइनमेंट दिए हैं आप उस पर फीडबैक लेना, सिटिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास एज पर एज देयर हाइट, बच्चों को उनकी ऊंचाई के अनुसार, उनकी हाइट के अनुसार कक्षा में बैठाना, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। क्या? इंडेस अर्गुइंग नेचर ऑफ सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों की अंतहीन तर्क करने के स्वभाव पर, ठीक, इस पर बच्चों के क्या जोर नहीं दिया जाता। 97, in case of non-availability of mother tongue language teacher, preferably in which language a primary class student should be taught? मतलब मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालक को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जानी चाहिए? जो भैया लैंग्वेज टीचर है वो एब्सेंट है, तो बच्चे को जो कक्षा में कौन सी भाषा में पढ़ाने की अनुमति देंगे, बताओ। जो उस स्टेट की भाषा है, लैंग्वेज है, हिंदी में, इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज में, बताओ। 97 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या फोर्थ हो जाएगा? रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। 98, हु अमंग द फॉलोइंग इनवाइटेड एक्सपर्ट्स फ्रॉम रसिया एंड अमेरिकन फॉर डेवलपिंग इट्स रिपोर्ट? मतलब अपना रिपोर्ट बनाने के लिए इनमें से कौन रूस और अमेरिका के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, बताओ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, मुदालियर कमीशन 1952-53, कोठारी कमीशन 1964-66, एनईपी 1986, बताओ। आसान क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको बुलाया था किसने? कोठारी कमीशन 1964-66 में, ठीक है। 99 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करिकुलम यू विल रिकमेंड फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस? मतलब आप
प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कौन सी पाठ्य चर्चा किस प्रकार की सिफारिश करेंगे? इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, कोर करिकुलम, क्रैश करिकुलम? बताओ बताओ जल्दी से मेरे भैया। 99 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्य चर्चा। 100 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर टीचिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल नॉलेज ओनली ऑफ द टीचर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर? निम्न में से किस स्तर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक को केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, स्कूल स्टेज, मतलब आपके पास जरूरी नहीं है कि बस ज्ञान ही हो, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज? बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्या? फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्तर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक टॉपिक मैं अभी पढ़ाऊंगा, तब आपको क्वेश्चन और समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा खुद समझने की, खुद मेंटल प्रेशर, देखिए मैं सारी चीज़ें आपको यहीं बता दूँ तो आप थोड़ा सा दिमाग अपना कम लगाएंगे। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही अपनी सारी क्वेश्चंस मतलब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और बाकी हिंदी, इंग्लिश और जीएस के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। जय हिंद, जय भारत।